बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के शहरी वॉर जोन से निकलकर रशिया और बेलारूस जा सकते हैं। मॉस्को की पेशकश, कहा इंसानी राहदारी खोल रहे हैं। यूक्रेन की हुकूमत ने रशिया का मंसूबा रद्द कर दिया, कहा पेशकश गैर अखलाकी है। कई मकामात पर बमबारी जारी। ज़ेलेंस्की ने मगरबी मुल्कों से कहा रशिया के खिलाफ पाबंदियां सख्त करें। हमले के लिए मॉस्को को कभी माफ नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मिसाइल्स यूक्रेन पहुंच गए। स्कॉट मॉरिसन ने किया ऐलान, कहा चाइना और रशिया का इत्तेहाद मौका परस्ती है। रशियन हमले पर आलमी अदालत में कार्रवाई। मॉस्को ने डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया, कहा कोई दिलचस्पी नहीं है। यूक्रेन जंग के दरमियान तेल की कीमतें 13 साल की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गईं। सोना भी महंगा हो गया। मोदी ने की पुतिन से बातचीत। रशियन सदर से कहा ज़ेलेंस्की से सीधी बात करें। इंडियंस की वापसी में मदद की ख्वाहिश। दमिश्क में इसराइल का हमला, 2 सिविलियंस हलाक। कई मिसाइलों को मार गिराया गया। इसराइली कार्रवाई में फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक। हमास ने कहा जंगी जुर्म है। कई मकामात पर मुजाहरे। पांच रियासतों में वोटिंग का अमल पूरा। 10 मार्च के नतीजों पर पूरे मुल्क की नजरें। एग्जिट पोल्स में अलग अलग अंदाजे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने जंग से मुतासरा यूक्रेन में शहरियों को बाहर निकालने के लिए इंसानी राहदारी खोलने का ऐलान किया है, लेकिन यूक्रेन की हुकूमत ने रशिया और बेलारूस जाने के लिए महफूज रास्ता देने के मंसूबे को रद्द कर दिया है और इसे गैर अखलाकी करार दिया है। इससे पहले रशिया ने कहा कि कीव के शहरियों को रशिया के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस जाने के लिए महफूज रास्ता दिया जाएगा, जबकि खार्किव के शहरियों को सिर्फ रशिया जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि घेराबंदी का शिकार शहरों मारियोपोल और सुमी के रास्ते यूक्रेन के दूसरे शहरी जा सकेंगे। इसके अलावा रशिया जाने के लिए भी उन लोगों को रास्ता दिया जाएगा। मारियोपोल में सीज़फायर की 2 कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं, जहां फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। कई शहरों में हमले जारी हैं। रशिया ने कहा है कि वो कई शहरों में इंसानी रास्ते खोलने के लिए तैयार है। इस दौरान रशिया के हमले रोक दिए जाएंगे। कई मकामात पर रशिया की बमबारी फिलहाल जारी है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करते हुए ख्वाहिश की कि वो यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से सीधी बातचीत करें। न्यूज़ एजेंसियों ने यह खबर दी है। यह बातचीत टेलीफोन के जरिए हुई, जिसमें मोदी ने पुतिन से ख्वाहिश की कि वो ज़ेलेंस्की से डायरेक्ट बातचीत करें। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेलारूस सरहद पर होने वाली बातचीत के अलावा दोनों लीडर्स के दरमियान भी बातचीत होनी चाहिए। मोदी ने पुतिन से यूक्रेन में फंसे हुए इंडियंस को निकालने के लिए मदद मांगी और महफूज रास्ता देने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों लीडर्स ने तफसील से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत की। ये बातचीत तकरीबन 50 मिनट जारी रही। सदर पुतिन ने मोदी को यकीन दिलाया कि जंग से मुतासरा मुल्क से इंडियंस को निकालने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। रशियन सरहद के करीब सुमी शहर में कई इंडियंस फंसे हुए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी तकलीफें बयान की हैं। इन स्टूडेंट्स को डर है कि उनकी जानें खतरे में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के दरमियान ठहरे हुए हैं। उनके पास खाना और पानी भी नहीं है। रशिया का हमला शुरू होने के बाद से पुतिन के साथ मोदी की यह दूसरी बातचीत थी। 25 फरवरी को भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर पुतिन से जंग रोकने की ख्वाहिश की थी।
यूक्रेन के सदर ने मगरबी मुल्कों से कहा है कि वो रशिया पर पाबंदियां सख्त करें। एक वीडियो बयान में उन्होंने आलमी लीडर्स पर तनकीद की कि वो रशिया का सामना करने के लिए उसे मुनासिब मदद नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के इत्तेहादी मुल्कों से कहा कि वो मुल्क को फौजी हवाई जहाज़ दें और रशिया के तेल और दूसरे एक्सपोर्ट्स का बॉयकॉट करें। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से होने वाली तकलीफ़ों के लिए रशिया को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा है कि इंसानी रास्ते अब तक नहीं खोले गए। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मारियोपोल शहर से 3 लाख सिविलियंस बाहर निकलना चाहते हैं, जहां रशिया के हमले जारी हैं। रशिया ने अपना एक डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस की आला अदालत को रवाना करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने इस अदालत से दरख्वास्त की है कि वो रशिया के हमले के मामले का जायज़ा ले। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदर ने इस अदालत में कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि अदालत को रशिया की गैर हाज़िरी पर अफसोस है। रशिया ने अदालत को एक ख़त लिखते हुए बताया कि उनकी हुकूमत इस कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट से कहा है कि वो रशिया को हुक्म दे कि वो फौरी हमले रोके। कीव से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि शहर के अतराफ ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। रशियन फौज ने कीव को अमलन घेर लिया है। यूक्रेन के अहदेदारों ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में खार्किव में कम से कम 8 लोग मारे गए। जंग से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनमें इमारतों के ढेर देखे जा सकते हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं। रशिया की फ़ौजें जंगी एतबार से अहम शहर निकोलीव पर भी हमले कर रही हैं। रशिया के रॉकेट से यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पर आग लग गई। इस वाक़े में 9 लोग मारे गए, जिनमें 5 सिविलियंस शामिल है। ये वाक़या बेनीसिया इलाके में पेश आया। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है कि मॉस्को रशिया या बेलारूस के रास्ते से यूक्रेनियंस को बाहर निकालने की पेशकश करते हुए फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और दूसरे मगरबी लीडर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कीव की हुकूमत ने इस तरह के इंसानी रास्ते को कबूल करने से इनकार कर दिया है। रशिया में बाज़ मकामात पर जंग के खिलाफ मुजाहरे किए गए। रशियन पुलिस ने ऐसे 5000 एहतजाजियों को हिरासत में लिया। कई शहरों में इस तरह के मुजाहरे हुए। जंग शुरू होने के बाद से अब तक 3300 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चाइना ने रशिया पर ज़बरदस्त आलमी दबाव के दरमियान कहा है कि रशिया के साथ उसकी दोस्ती किसी चट्टान की तरह मजबूत है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट मीटिंग के मौके पर यह बात कही। पिछले दिनों उन्होंने सीज़ फायर की कोशिशों में रोल अदा करने की पेशकश की थी। चाइना ने यूक्रेन और रशिया के दरमियान मुसालहत कराने की ख्वाहिश जाहिर की। पोलैंड के अहदेदारों ने कहा है कि जंग शुरू होने के बाद से 10 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियंस पोलैंड में दाखिल हुए हैं। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि अब तक 15 लाख से ज़्यादा यूक्रेनियंस पड़ोसी मुल्कों को फरार हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि उसके मिसाइल्स यूक्रेन की ज़मीन पर पहुंच चुके हैं। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $50 मिलियन के मिसाइल्स और दूसरे हथियार देने का वादा किया था। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि चाइना और रशिया के दरमियान इत्तेहाद कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस नहीं है, बल्कि ये मौका परस्ती है। उन्होंने इस इत्तेहाद को डिक्टेटरशिप की कमान करार दिया। उन्होंने कहा कि रशिया और चाइना एक नया आलमी निज़ाम बनाना चाहते हैं और इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं जो दूसरी आलमी जंग के बाद से काम कर रहा है। मॉरिसन ने यूक्रेन पर रशिया के हमले की मजम्मत की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी नाटो के खिलाफ किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। मोल्डोवा की वज़ीर आज़म ने रेफ्यूजियों के बहरान से निपटने के लिए माली मदद का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि जंग के 10 दिनों के अंदर हम अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने रशिया की कार्रवाइयों की मजम्मत की है। जारी रखते हैं यूक्रेन जंग से मुताल्लिक़ खबरों के सिलसिले को। यूक्रेन बहरान के दरमियान तेल की कीमतें 13 साल की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। सोने की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। यूक्रेन जंग की वजह से तेल की कीमतें 2008 के बाद से सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। एशिया की मार्केट में सोने की कीमत $2000 फी औंस से ज़्यादा हो गई है। सितंबर 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा कीमतें रिकॉर्ड की गई हैं। नेटफ्लिक्स ने रशिया में अपनी सर्विसेज रोक दी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को दोहराया कि यूक्रेन से नकल मकानी तेज़ी से बढ़ रही है और ये दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रेफ्यूजी बहरान है। यूएई ने यूक्रेन के लिए 1 टन इमरजेंसी मदद रवाना की है। यूएई ने यूनाइटेड नेशंस में रशिया के खिलाफ करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था।
انڈیا نے پیر کو 7 اسپیشل فلائٹس چلاتے ہوئے 1200 سے زیادہ انڈینز کو واپس لایا ہے جو یوکرین میں پھنس گئے تھے۔ یوکرین میں انڈیا کے سفارت خانے نے سومی علاقے میں پھنسے ہوئے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ تیار رہیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ شارٹ نوٹس پر روانہ ہونے کے لیے پوری طرح سے تیاری کر لیں۔ یمن کے حوثیوں نے یونائیٹڈ نیشنز کو ایک آئل ٹینکر تک رسائی دینے کی اجازت دی ہے جہاں ایک بڑی تباہی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ حوثی کئی دنوں سے اس طرح کی اجازت دینے میں ٹال مٹول کر رہے تھے۔ انصار اللہ تحریک کے لیڈر محمد علی الحوثی نے کہا کہ اس سلسلے میں یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ عالمی ادارہ ریڈ سی کے ساحل پر ٹھہرے ہوئے اس ٹینکر پر آ سکتا ہے۔ یمن میں ہزاروں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے پیٹرولیم پروڈکٹس کے بحران کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سعدہ، حجہ، تعز، الجوف، اب اور البائدہ میں یہ مظاہرے کیے گئے۔ سعدہ میں احتجاجی سعودی حملوں اور ناکہ بندی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ امریکہ یمن پر ناکہ بندی کے لیے سعودی عرب کے ساتھ ذمہ دار ہے اور ساحل پر پیٹرولیم پروڈکٹس کی ضبطی امریکہ کی جارحیت ہے۔ حوثیوں کے وزیر تیل نے وارننگ دی کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے پیٹرولیم جہازوں کی ضبطی کے نتیجے میں بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ویانا میں ایران نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اس تعلق سے اچھی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں، لیکن ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے امریکہ کو سیاسی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیئرمین علی شمخانی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ویانا بات چیت کے نتیجے میں سمجھوتے کے امکانات فی الحال صاف نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سیاسی فیصلہ کرنے میں دیر کر رہا ہے۔ نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے ہونے والی بات چیت پر یوکرین جنگ کے سائے پڑ رہے ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا ہے کہ یوکرین کے تعلق سے مغربی ملکوں کی پابندیاں نیوکلیئر ڈیل کے لیے رکاوٹ بن گئی ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے دوسری طرف کہا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ معاملات ہیں اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا کہ نیوکلیئر سمجھوتے کے لیے انوکھے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ اسرائیل نے سیریا کے دارالحکومت دمشق پر میزائل حملہ کیا جس سے کم 2 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ سانا نیوز ایجنسی نے کہا کہ صبح 5 بجے یہ حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ بیروت کے راستے سے کیا گیا۔ سانا نے بتایا کہ سیریا کے ایئر ڈیفنس نے کئی میزائلوں کو روکا اور مار گرایا، لیکن ان حملوں میں 2 سویلینز ہلاک ہوئے اور کچھ نقصان ہوا۔ 24 فروری کو بھی دمشق کے قریب اسرائیل نے ایک حملہ کیا تھا جس میں 3 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ حماس نے اسرائیل کی طرف سے ایک فلسطینی بچے کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور اسے جنگی جرم قرار دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اتوار کو قدس میں 16 سالہ فلسطینی لڑکا یمن نافذ جلال اسرائیلی فوج کی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ ایک گاؤں پر حلہ بولا گیا جس کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اس بچے کو ہاسپٹل پہنچنے سے روکا۔ اس کارروائی کے دوران آنسو گیس شیلز استعمال کیے گئے جس سے کئی احتجاجی متاثر ہوئے۔ علاقے میں فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فوج میں جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران نابلس میں بھی جھڑپیں ہوئیں۔ اس جھڑپ کے دوران ایک نوجوان کو گرینیڈ سے نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے میں اس نوجوان کا چہرہ زخمی ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قدس میں فلسطینی جماعتوں نے اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہڑتال کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں 2 فلسطینیوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس سے پہلے اسرائیل کے بلدی عہدیداروں نے قدس کے رہنے والے ایک نوجوان کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کے سابق صدر رفیق تارڑ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 92 سال تھی۔ وہ 1998 سے 2001 تک پاکستان کے صدر رہے۔ اتر پردیش میں 7ویں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ بھی پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح 5 ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے جو 10 فروری کو شروع ہوا تھا۔ اب تمام نظریں 10 مارچ کے نتیجوں پر لگی ہوئی ہیں، جب نہ صرف اتر پردیش بلکہ پنجاب، منی پور، اتراکھنڈ اور گوا کے اسمبلی الیکشنز کے نتیجے سامنے آئیں گے۔ 7ویں اور آخری مرحلے میں تقریباً 60% پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ پولنگ کے ساتھ ہی ایگزٹ پولز کا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں الگ الگ اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کی نظر میں اتر پردیش اور 4 دوسری ریاستوں کے الیکشنز 2024 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے سیمی فائنل ہیں۔ سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کے نتیجے ملک کے مستقبل کا رخ طے کر سکتے ہیں اور اگر ان الیکشنز میں اپوزیشن کا مظاہرہ بہتر ہوتا ہے تو اس سے قومی سطح پر بی جے پی کے خلاف ایک اتحاد بنانے کی کوششیں مضبوط ہوں گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
یوکرین کے شہری وار زون سے نکل کر رشیا اور بیلاروس جا سکتے ہیں، ماسکو کی پیشکش، کہا انسانی راہداری کھول رہے ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے رشیا کا منصوبہ رد کر دیا، کہا پیشکش غیر اخلاقی ہے، کئی مقامات پر بمباری جاری۔ زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا رشیا کے خلاف پابندیاں سخت کریں، حملے کے لیے ماسکو کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے میزائلز یوکرین پہنچ گئے، اسکاٹ موریسن نے کیا اعلان، کہا چائنا اور رشیا کا اتحاد موقع پرستی ہے۔ رشین حملے پر عالمی عدالت میں کارروائی، ماسکو نے ڈیلیگیشن بھیجنے سے انکار کر دیا، کہا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یوکرین جنگ کے درمیان تیل کی قیمتیں 13 سال کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئیں، سونا بھی مہنگا ہو گیا۔ مودی نے کی پوٹین سے بات چیت، رشین صدر سے کہا زیلنسکی سے سیدھی بات کریں، انڈینز کی واپسی میں مدد کی خواہش۔ دمشق میں اسرائیل کا حملہ، 2 سویلینز ہلاک، کئی میزائلوں کو مار گرایا گیا۔ اسرائیلی کارروائی میں فلسطینی بچہ جاں بحق، حماس نے کہا جنگی جرم ہے، کئی مقامات پر مظاہرے۔ پانچ ریاستوں میں ووٹنگ کا عمل پورا، 10 مارچ کے نتیجوں پر پورے ملک کی نظریں، ایگزٹ پولز میں الگ الگ اندازے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔